बाद विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे जायसी का विरहवर्ण। मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका आपके पाठ्यक्रम में नागमती वियोग खंड, जो पद्मावत का एक भाग है, खंड है एक, वह नागमती वियोग खंड सम्मिलित हैं। उसके पद भी हम एक दिन देखेंगे, लेकिन जिस प्रकार आपके निबंधात्मक प्रश्न आते हैं वह हम किस तरीके से करें, उसका अध्ययन हम इसमें देखते हैं। जायसी का विरह वर्णन, जायसी के काव्य की विशेषताएं हमने पढ़ी और उसमें से एक है जायसी का विरह वर्णन, और वही अधिकतर नागमती वियोग खंड से संबंधित है। नागमती का वियोग है, इसलिए इसका अध्ययन करना अनिवार्य और यह प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में कई स्थानों पर वियोग वर्णन किया है। उसमें जो एक खंड है नागमती वियोग खंड, उसमें विशेष है राजा रतन सेन और नागमती का। वेदना हृदय की मादक टीश है, विरह की अग्नि में तप कर वासना की मलिनता नष्ट हो जाती है और प्रेम का शुद्ध कंचन जैसा दमकता हुआ स्वरूप नेत्रों को मुक्त कर लेता है। वस्तुतः विरह प्रेम की कसौटी ही है। संयोग काल में जितनी मादकता और मधुरता रहती है, विरह में उतनी ही पीड़ा और बेचैनी दिखाई पड़ती है। श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भाग हैं, एक है संयोग श्रृंगार और एक है वियोग श्रृंगार। ये वियोग ही विरह है और इसका तीसरा नाम विप्रलंब है। विरह प्रेम की दृढ़ता का परिचायक है, अतः काव्य में विरह वर्णनों की अधिकता दिखाई पड़ती है। विरह काव्य सर्वाधिक हृदय द्रावक, मार्मिक और मनोरम होते हैं। संभवतः इसी कारण विरह वेदना से युक्त काव्य पाठकों को अधिक प्रभावित करते हैं। जायसी विरह वेदना के अमर गायक हैं। उनकी चित्तवर्ती वियोग वर्णन में अधिक्रमी है। जायसी के विरह वर्णन में वेदना की अधिकता है, हृदय की दृढ़ता है और संवेदनशीलता के साथ साथ सरलता एवं प्रभावोत्पादकता भी विद्यमान है। तो जायसी ने कहाँ विरह वर्णन किया है? उन्होंने महाकाव्य पद्मावत में नागमती की विरह वेदना का अत्यंत प्रभावपूर्ण वर्णन किया है और वही आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। इस महाकाव्य में नागमती की विरह वेदना के साथ साथ पद्मावती की वियोग व्यथा का भी निरूपण किया है एक स्थान पर। नागमती वियोग खंड, पद्मावती नागमती विलाप खंड और पद्मावती वियोग खंड इस प्रकार के स्थल है जहाँ विरह वेदना के विविध रूपों की झांकी अंकित होती है। जब ये 3 खंड हैं, इसमें वियोग वर्णन है, परंतु जो नागमती वियोग खंड है वो एक दुर्लभ है, वो एक अमरता लिए है। इनमें से सर्वाधिक प्रभावोत्पादक और मार्मिक विरह वर्णन यही है। नागमती का विरह वर्णन सरस, गंभीर, निर्मल एवं पावन है। इसलिए नागमती के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य का अनुपम निधि कहा गया है। एक खजाना है, एक अनुपम है, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। ऐसा अनुपम निधि यह कृति नागमती वियोग खंड है। जायसी ने पद्मावत में नागमती एवं पद्मावती का वियोग वर्णन करने के साथ साथ रतन सेन एवं अलाउद्दीन की विरह विवल दशा का निरूपण भी किया है, जब यह भी अपनी प्रियाओं से अलग हुए। प्रेमखंड में हीरामन तोते से पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन सुनकर राजा रतन सेन विरह व्यथा का अनुभव करता हुआ मूर्छित हो जाता है। ये भी यहाँ पर भी उन्होंने पद्मावत काव्य में विरह का अच्छा उदाहरण है। राजा रतन सेन तोते से सुनता है कि पद्मावती इतनी सुंदर है और वह उसकी याद में, उस अनुभव में वो मूर्छित हो जाता है, वह विरह है। इसी प्रकार सती खंड एवं पार्वती महेश खंड में भी राजा रतन सेन की प्रेम विवल दशा का वर्णन मिलता है। पद्मावती रूप चर्चा खंड में बादशाह अलाउद्दीन पद्मावती के अलौकिक रूप का वर्णन राघव चेतन से सुनकर विरह व्यथित होकर तड़पने लगता है। राघव चेतन जो रतन सेन के दरबार में था और वो अलाउद्दीन के पास जाकर के पद्मावती के रूप सौंदर्य की चर्चा करता है, तभी अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। यह ऐतिहासिक तथ्य है। इस प्रकार जायसी ने विविध पात्रों की विरह व्यथा का वर्णन पद्मावत में किया है, किंतु नागमती का विरह वर्णन अद्वितीय और सर्वाधिक प्रभावशाली है। चित्तौड़ का राजा रतन सेन पद्मावती के सौंदर्य पर मुक्त होकर उसे प्राप्त करने के लिए सिंहल द्वीप चला गया। ये एक प्रसंग है इस नागमती वियोग खंड का।
इधर उसके वियोग में नागमती विरह व्यथित होकर अपने आंसुओं की धारा में भावुक हृदय को निमग्न करने लगी। वह एक आदर्श भारतीय रमणी जो विरह व्यथित हृदय लिए हुए अपनी चेतना में सबको सहभागी बनाती है। अपनी चेतना में सबको, प्रकृति को, यहाँ तक प्रकृति भी उसके साथ रोती है, पशु पक्षी भी। नागमती वियोग खंड के अंतर्गत वह प्रसिद्ध 12 मासा है जिसमें वेदना की अत्यंत पावन एवं मार्मिक अभिव्यक्ति की गई है। जायसी के विरह वर्णन की विशेषताओं का निरूपण हमने 5-7 शीर्षकों से कर सकते हैं जब हम निबंधात्मक प्रसंग करेंगे। 12 मासा क्या है? 12 मासा कई काव्यों में है और इसी प्रकार 12 मासा की योजना जायसी ने पद्मावत में भी की है, जो 12 महीनों का वर्णन किया है कि किस किस माह में अपने पति के अभाव में वो जो नायिका हैं उसको अलग अलग महीने में, अलग अलग ऋतुओं में किस प्रकार का दुख होता है, कष्ट होता है, वह किस प्रकार विरह वियोग भोगती है। विरह वेदना की अतिशयता यानी अधिकता। पद्मावत में विरह का जो स्वरूप अंकित किया वह इसलिए अत्यंत प्रभावकारी सिद्ध हुआ है क्योंकि जायसी ने नागमती की विरह वेदना का यथार्थ और वास्तविक चित्र अंकित किया है। वह एक ऐसी विरणी है जिसकी विरह व्यथा से सारा जगत चल रहा है। उसके विरह ताप की अतिशयता से बादल काले हो गए, सूर्य और चंद्रमा भी उसी ताप के लिए हुए जल रहे। अजब पर जरा विरह कर गट्ठा, मेघ शाम भय धूम जो उठा। ये बादल काले इसलिए हुए हैं उसी विरह व्यथा के कारण। विरणी नागमती विराग्नि अत्यंत तीव्र है, वो अखिल सृष्टि में व्याप्त है, वन उपवन आकाश पाताल। यानी कहने का तात्पर्य है कि वो पूरी प्रकृति में है। उदाहरण नीचे दिया कि पीयूष को कहे संदेशड़ा है भोरा है काग, सो धनी विरह जरी मुई तेग धुआं लगा अमलाग। भोरा कौवा यदि काला है तो उस आग के धुएं से, और भोरा यदि काला तो उसी आग के धुएं से। नागमती ने संदेश भोरे और कुएं के द्वारा प्रेषित करवाया। देखिए, कुएं और भोरे से कहती है नागमती कि मेरे प्रिय को जाकर यह संदेश कहें कि आपकी पत्नी जो है वो जलकर मर गई है और उनका धुआं हमें लगा, इसलिए हम काले। विरह ताप की अतिशयता होने पर भी जायसी का विरह वर्णन बिहारी की भांति अस्वाभाविक नहीं लगता। आचार्य शुक्ल ने कहा है, यत्र तत्र अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी जायसी का विरह मजाक की हद तक नहीं पहुंच पाया। हाँ, अत्युक्तिपूर्ण तो है, अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति अलंकार भी हैं जहाँ अतिशयोक्ति है, और परंतु वो मजाक तक नहीं पहुंचा है। विरह वेदना की मार्मिकता, विरह वेदना मार्मिक बन पड़ी है। जायसी के विरह ताप का वर्णन नहीं किया, अपितु विरह जिनों की पीड़ा, वेदना, कसक, टीस की अभिव्यक्ति की है। नागमती का अपने पति के प्रति प्रेम विरह में और भी प्रगाढ़ होता रहता है। इसे विरह का अभिनंदन भी किया क्योंकि इस वीरावस्था में उसके प्रेम को दृढ़तर आयामों पर स्थिर वो कसौटी पर कसती है और उस पर खरी उतरती है, और वह विरह ताप में मृत्यु का वर्णन करने को भी तत्पर है, किंतु आकांक्षा करती हैं कि जीने पर न सही किंतु मरने पर तो प्रिय के दर्शन हो जाए। कि जो पे पी जरत अस आवा, जरत मरत मोहि रोस न आवा। यह तन जारों छार के कहूँ की पवन उड़ाए, मकुते ही मार्ग होई पर कंत दरे जहाँ पाए। पवन इस तन को जलने के बाद जो छार बजती हैं, राख बजती हैं, उसको उड़ा करके उस मार्ग पर धरें जहाँ मेरे प्रिय पति रतन सेन पाँव धरे। वह चाहती मैं अपने शरीर को जलाकर राख कर दूं, और पवन से यह प्रार्थना करती। विरह की ये मार्मिक प्रसंग ही वे स्थल है जिनके कारण नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की बहुमूल्य संपत्ति या निधि या खजाना माना जाता है, या आकर माना जाता है। अगला हम बात करें संदेश प्रेषणीयता। विरही जन अपनी विरह वेदना को प्रिय तक पहुंचाने के लिए व्यग्र रहते हैं। कभी कभी व्यक्ति को दूत बनाया जाता, तो कभी पवन, मेघ या पशु पक्षियों से, या प्रार्थना की जाती कि मेरे हृदय की वेदना को प्रिय तक पहुंचा दो। आपने कालिदास का मेघदूत पढ़ा होगा। ये मेघ को दूत बना करके यक्ष अपनी नायिका तक वो संदेश पहुंचाते हैं। उसी प्रकार ये उदाहरण पहले भी बड़ा, भंवरे को और काग को और अन्य पक्षियों को भी नागमती अपने हृदय की वेदना प्रिय तक प्रेषित करवाना चाहती है। कभी पवन से कहती है, वह भौरे और कोए को कहती है। विरह वर्णन में सात्विकता भी है, अश्लीलता नहीं है, वासना नहीं है, सात्विक है, भोग विलास की इच्छा से रहित है और प्रिय के दर्शन को लालायित है।
मोहि भोग सो काज न बारी, सो दीठी की चाहन हारी। वेदना की आग में जलकर प्रेम पवित्र हो रहा है, सात्विक और उदात्त बन रहा है। दुख, वेदना और पीड़ा को झेलने वाला व्यक्ति अपने हृदय की उदारता एवं विशालता का परिचय देता है। विरहिणी नागमती का सारा अहंकार नष्ट हो गया है। अब वह एक सामान्य नारी की भांति वन वन भटकती हुई जंगल के पशु पक्षियों को अपनी विरह वेदना से परिचित कराती हैं और पेड़ पौधे पशु पक्षी इसको देख करके साथ रोते हैं। इसमें एक विशेषता 12 मासी के द्वारा विरह वर्णन किया गया है। प्रत्येक महीने का जायसी ने नागमती के विरह वर्णन 12 मासा की पद्धति पर किया गया है और आषाढ़ मास से शुरू किया है और आषाढ़ मास से वह शुरू किया है क्योंकि रतन सेन उसी महीने से गए थे पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। और आषाढ़ श्रावण का देखिए, सखीन रचा पिय संग हिंडोला, हरियर भूमि कुसुम बिचोला, ये हिंडोले जस डोले मोरा, विरह जुलाई देख चकोरा। सावन में झूले मिल रहे हैं और उस नागमती क्या क्या स्थिति हो रही है। सावन बरस रहा है, बिजली चमक रही है, खरगी बिजू चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसे गनगोरा। और ये बूंदे बान बनकर बरस रही है मेरे हृदय पर। विरहिणी नागमती को सभी त्योहार फीके लग रहे हैं। कार्तिक का महीना लग गया है, चारों ओर शरद ऋतु की चांदनी फैली हुई है, किंतु उस विरहिणी को वह चांदनी शीतल होने पर भी दाहक लग रही है। दीपावली का पर्व है लेकिन उससे अच्छा नहीं लग रहा है। कार्तिक शरद चंद उजियारी, जग शीतल हो विरह जारी। जग शीतल हो रहा है शरद की चांदनी में और मैं विरह से जल रही हूँ। अबू निठुर आहू यही बारा, पर्व दिवारी हो सन। अब भी निठुर नहीं आ रहा है, दीपावली पर्व भी आ गया। जायसी के 12 मासों के माध्यम से नागमती के हृदय की वेदना और पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। फागुन के महीने में सब तो होली का त्योहार मना रहे किंतु वेदना में जल रही है। फागु करी सब चांचरी जोरी, हो जुराऊं बिछुरी मोरी जोरी। देखिए, एक मुसलमान होते हुए भी जायसी ने हिंदू घरों की कथा ली है और हिंदू संस्कृति, लोक त्योहार, पर्व, वो सब इसमें सम्मिलित है। प्रकृति की वेदना, जायसी ने विरहिणी नागमती के साथ प्रकृति की सहानुभूति और संवेदना का चित्रण किया है। नागमती रोती है तो प्रकृति भी रोती है, प्रकृति भी नागमती की भांति दुख का अनुभव करती है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, लता पुष्प आदि सभी इसके साथी हैं। वह अपनी पीड़ा इन्हें सुनाती है और विरह संदेश को सुनकर पक्षी जलने लगते हैं। जही पंखी के नियर वे कहे विरह के बाद, सोई पंखी जाई जरी तर विरह हुई नहीं पाती। अति शोक्तिपूर्ण वर्णन है, फिर भी देखिए प्रकृति भी इसका साथ दे रही है। इतना ही नहीं, एक पक्षी को नागमती ने संवेदना व्यक्त करता हुआ नागमती का संदेश लेकर सिंहल द्वीप तक जाता है, जो रतन सेन वहाँ पद्मावती को प्राप्त करने के लिए गया है और राजा रतन सेन को नागमती की विरह कथा सुनाकर ही चैन लेता है। पक्षी द्वारा नागमती का संदेश सुनकर उसे सिंहल द्वीप तक ले जाना जायसी की सहृदयता का परिचायक है। अंतिम हम बात करेंगे विरह वर्णन पर फारसी प्रभाव भी कहीं कहीं दिखाई देता है जो ऊहात्मक है। ऐसे श्लोक पर वेदना की मार्मिक अनुभूति तो नहीं होती है किंतु कवि की कल्पना शक्ति का परिचय अवश्य मिल जाता है। फारसी पद्धति से प्रभावित होने के कारण जायसी के विरह वर्णन में कहीं कहीं ऐसे दृश्य भी है जो विभत्स हो गए। नागमती की आंखों से आंसुओं के स्थान पर रक्त निकल रहा है, ये फारसी का प्रभाव है। हमारे हिंदी संस्कृत जो काव्य धारा प्राचीन, उसमें ऐसा इतना अतिशयोक्तिपूर्ण या ऊहात्मक वर्णन नहीं है कि आंखों से आंसू निकले या जो हड्डियाँ निकली हुई दिखाई दें। तो इस प्रकार के वर्णन फारसी प्रभाव से आए। तो ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत काव्य में 4-5 जगह अलग अलग प्रकार से विरह या वियोग या विप्लव श्रृंगार का अति उत्तम चित्रण किया है। लेकिन जो नागमती वियोग खंड को लेकर हिंदी साहित्य में एक दृष्टि है, वह एक अनमोल है, अमूल्य है। यह हिंदी साहित्य के लिए एक थाती है जो आज भी हम पढ़ रहे हैं और हर किसी विश्वविद्यालय में यह देखी जाती है। तो आज हम इतना अध्ययन करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आगामी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।